हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और टेलर ने दी थी यूएस में 20th सेंचुरी में। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमें मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। ये एक बहुत सिस्टमैटिक और थॉटफुल अप्रोच है। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे हमें अपने माइंड को साइंटिफिक वे में यूज़ करते हुए ऐसे प्रोसेस और मेथड्स को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड is mental revolution, fourth is cooperation not individualism, and fifth is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। और हम इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें टेलर ने हर एक जॉब को अच्छे से स्टडी किया था। फिर उन्होंने फिक्स किए थे मेथड्स और टाइमिंग्स हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ताकि वर्कर्स को पता रहे कि क्या, कहाँ और कैसे उनको काम करना है। इसके लिए टेलर ने कुछ स्टडीज़ भी डेवलप करी थी, जैसे मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। और इन स्टडीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल कहता है कि कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अगर हमें चाहिए कि बिजनेस ऑपरेशंस अच्छा रिजल्ट्स दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलके काम करें। थर्ड आता है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना चाहिए और फिर फुल कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इसके लिए वर्कर्स को अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि जो कंपनी का प्रॉफिट हो इंक्रीज हो सके, और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ कुछ प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। फोर्थ आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ये प्रिंसिपल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। और इसके अलावा इस प्रिंसिपल का मेन फोकस ये है कि इंटरनल कंपटीशन को हटा के कोऑपरेशन से काम करना चाहिए। फिफ्थ आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि राइट मैन को राइट जॉब पे रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सारी जॉब्स को डिटरमाइन करेंगे जो हमें चाहिए, जो हमें रखनी है अपने काम के लिए। फिर उसके बाद हम उसका एक रिक्वायरमेंट्स तैयार करेंगे कि जॉब को करने के लिए हमें कैसी मैन पावर चाहिए, कितनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। वो डिसाइड करने के बाद फिर हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे। फिर जब एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एम्प्लॉयज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग, जॉब्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब आती है हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो इसमें वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट फॉरमैन्स को रखा गया था। टोटल 8 हमने ऐसे पर्सन सेलेक्ट किए थे इसमें। 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे और 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में थे उसमें सबसे पहला था स्पीड बॉस, जो मेंटेन करता था कि जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है वो प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। सेकंड था इंस्पेक्टर, जो चेक करता था कि जो वर्क है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। थर्ड आता है हमारा मेंटेनेंस फॉरमैन, जिसका काम था मेंटेनेंस को चेक करना मशीन्स की और इक्विपमेंट्स की। फोर्थ है गैंग बॉस, जो अरेंजमेंट्स करता था मैन का, मशीन का और मटेरियल्स का जॉब के लिए। जितनी रिक्वायरमेंट्स हो उतना उसको सेलेक्ट करता था। फिर आता है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे हमारे रूट क्लर्क, जो डिटरमाइन करते थे प्रोसेस ऑफ जॉब, ये हर एक स्टेप को डिसाइड करना, किस मेथड से करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ये सब रूट क्लर्क का काम था। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस तैयार करता था वर्कर्स के लिए। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो कि टाइम टेबल और कॉस्ट बजट बनाता था जॉब के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जॉब की। और फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करता था फैक्ट्री में।
सेकेंड आती है हमारी इमोशन स्टडी। ये स्टडी इसीलिए की गई थी ताकि जो अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वर्कर्स के, उनको डिटरमाइन कर सकें और फिर उनको एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि अगर वर्कर्स के अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होंगे तो इससे वो ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे और फिर जो नेसेसरी काम है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, मतलब उतनी एफिशिएंसी से वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टडी में क्या किया गया कि जो सिर्फ नेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स थे, सिर्फ उनको डिटरमाइन किया गया किसी काम को करने के लिए, और उसका यही रिज़ल्ट हुआ कि जो एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्टिविटी है काम की वर्कर्स की, वो इंक्रीज़ हो गई थी। थर्ड आता है हमारा टाइम स्टडी। इस स्टडी में हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन किया गया था। उस स्टैंडर्ड टाइम का फ़ायदा ये था कि वर्कर्स को भी दिमाग में रहता था कि उनको कोई भी काम इस टाइम तक कर देना है, उसको डिले नहीं करना है। और इसका एक और फ़ायदा ये था कि ये एक तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है वर्कर्स के ऊपर कि उनको केयरलेसनेस शो नहीं करनी है काम के लिए, उनको अपना काम टाइमली पूरा कर देना है। फोर्थ आता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें 2 पीस रेट्स को डिसाइड किया गया था। पहला था हायर पीस रेट उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं या उससे ज़्यादा। सेकेंड था लोअर पीस रेट उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस पीस वेज सिस्टम का जो बेसिक मोटिव था वो यही था कि वर्कर्स को मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो वो बढ़ जाए। इससे उनका भी फ़ायदा होगा और कंपनी का भी फ़ायदा होगा। फिफ्थ आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि पहले से हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि जो क्वालिटी हो सारे प्रोडक्ट्स की वो सेम हो। स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था रॉ मटेरियल्स में। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे थे उनमें उसमें उसका डिज़ाइन, वेट, शेप एंड साइज ये सब पहले से ही डिसाइडेड था, स्टैंडर्ड था। फिर मशीन एंड इक्विपमेंट्स में था मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी पहले से डिसाइडेड थी, इनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए थे और इसी के अकॉर्डिंग सब काम चल रहा था। और फिर आता है लास्ट हमारा वर्किंग कंडीशंस, वो भी हमारी पहले से डिसाइडेड थी। 6 आता है हमारा वर्क स्टडी। यहाँ पे हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं हर एक ऑपरेशंस को जो कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में करे जाते हैं। तो इसके अंदर भी और स्टडीज़ आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी मेथड स्टडी। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल वे क्या है किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। तो इस एक्टिविटी का, इस मेथड स्टडी का जो मेन एम है वो यही डिटरमाइन करना कि कैसे हम किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो वो ज़्यादा हो। इसके बाद आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और उस हिसाब से जो सूटेबल वर्कर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर जो वर्कर की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस जो स्टडी है साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स का, इसका मेन एम यही है कि हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट और सूटेबल वर्कर को सेलेक्ट करना। फिर आती है हमारी फटीग स्टडी। इस स्टडी को हम करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि एक जॉब को करने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड टाइम है और उसके बाद किस टाइम पे हमें वर्कर्स को रेस्ट देना है। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो वर्कर्स हैं वो भी उतने थकेंगे नहीं और एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब एक माइंडसेट को चेंज करना एम्प्लॉयर्स का और वर्कर्स का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों के बीच में एक जो फीलिंग होती है कोऑपरेशन की उसको प्रमोट करना ताकि दोनों मिलके अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।